हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में फंक्शंस के। और बच्चों अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स हमने बहुत बढ़िया से डेडिकेट किए कंपोजिट फंक्शंस को समझने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कंपोजिट फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफ़िकल्ट भी लगता है बच्चों को। फॉग बनाने में, गॉफ बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, तो हमने 3 प्योर लेक्चर्स उस पर डेडिकेट किए। एंड आई होप आपको थोड़ा सा अपने कंपोजिट फंक्शंस वाले पोर्शन में कॉन्फिडेंस आया होगा। सो बच्चों आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम अपना थ्योरेटिकल पोर्शन आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम होमोजेनस फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एंड लास्ट में अगर समय रहा तो आज ही हम ऑड और इवन फंक्शंस का भी कंसेप्ट समझेंगे। ये कुछ छोटे से टॉपिक्स हैं जो घूम फिर के हमारे सिलेबस में आते रहते हैं, जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो बच्चों हमने होमोजेनस फंक्शन का थ्योरी आपके सामने लिख दिया है, ठीक है ना। होमोजेनस फंक्शन क्या होते हैं उसका मैंने आपके लिए थ्योरी लिख दिया है। थ्योरी ये बोलती है होमोजेनस फंक्शन की कि अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनस। किसी भी एक फंक्शन को, किसी भी बच्चों एक फंक्शन को हम होमोजेनस कब कहते हैं? इट इज सेड टू बी अ होमोजेनस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एनी सेट ऑफ वेरिएबल्स, उसमें चाहे कितने भी वेरिएबल्स हों, व्हेन ईच ऑफ इट्स टर्म्स इज ऑफ द सेम डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें जितने भी जो भी टर्म्स होते हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए। व्हेन ईच ऑफ इट्स टर्म्स इज ऑफ द सेम डिग्री। होमोजेनस फंक्शन मतलब जितने भी टर्म्स होंगे सबका डिग्री सेम होगा। होमोजेनस फंक्शन का मतलब ही ये है कि जितने भी मेरे पास टर्म्स आएंगे सबकी बच्चों जो डिग्री आएगी दैट विल बी सेम विथ रिस्पेक्ट टू दोज वेरिएबल्स, ठीक है। पॉइंट क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको देखिए बताता हूँ कि हमारे पास लिखा है 5x² + 3y² - xy। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, 5x² + 3y² - xy। तो इस एग्जाम्पल में बच्चों मुझे क्या चीज़ समझ में आती है कि यार ये जो पहला वाला टर्म है इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है। जो दूसरा वाला भी टर्म है उसकी भी डिग्री कितनी है? 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है। और जो तीसरा वाला भी टर्म है इसमें 2 अलग अलग वेरिएबल हैं और दोनों का ही पावर मैक्सिमम 1 है, तो इसकी भी ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। तो देखो सारे ही टर्म्स की डिग्री बेटा मेरे पास कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसलिए ये जो फंक्शन होगा ये एक होमोजेनस फंक्शन होगा। जो भी मेरे पास एक फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन में अगर हर टर्म का ओवरऑल जो पावर है वो सेम है तो वो फंक्शन होमोजेनस कहलाएगा, एल्स वो होमोजेनस नहीं कहलाएगा। बहुत सीधी सी बात। इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीका और ये होता है कि आपको अगर बेटा चेक करना है, कई बार सवाल डिफ़िकल्ट आ जाता है, कई बार बच्चा जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना सरल नहीं आएगा, वो डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत बेकार सा सवाल आएगा। तो कई बार उसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर कोई सरल तरीका है क्या पहचानने का? जब एकदम इजी सा क्वेश्चन हो, सजा के दिया हुआ हो, तब तो पता रहता है कि ऐसा है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट मेरे पास क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे जज करूँगा कि यार ये फंक्शन होमोजेनस है या नहीं है? तो उसे जज करने का जो तरीका होता है वो इस रूल से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी फंक्शन है, जैसे आपके पास देखिए फंक्शन लिखा है 5x² + 3y², 5x² + 3y² - xy। आपके पास ये फंक्शन लिखा है, आपके पास ये फंक्शन है। तो आपके पास जो भी फंक्शन होगा आप तो बेटा ऐसा करिए कि आप जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर tx रख दीजिए और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर ty रख दीजिए। और ये रखने से फ़ायदा क्या होगा? ये मेरे पास देखो बन जाएगा x की जगह tx रख लिया होल स्क्वायर प्लस 3 × y की जगह ty रख लिया होल स्क्वायर माइनस tx और ty, ये आ गया मेरे पास। और जैसे ही मेरे पास ये चीज़ आई तो यहाँ से बेटा ये आ गया t² कॉमन, देखो तीनों में से t² निकलेगा, अंदर बचा है 5x² + 3y² - xy। ये अंदर बचा 5x² + 3y² - xy और बाहर मैंने निकाल लिया है t² कॉमन। तो f of tx और ty
एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो रूल है, रूल ये बोलता है कि आपको अगर किसी भी फंक्शन को ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ होमोजेनस फंक्शन और नॉट, तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि x की जगह tx रखो, y की जगह ty रखो, और आप तो ये देखो कि क्या ओवरऑल पूरे फंक्शन में से t वाला टर्म कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा, और अंदर वापस f ऑफ एक्स वाई बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर निकलने के बाद इस तरीके का फॉर्मेट बन जाता है, अभी हम और सवाल करेंगे उससे क्लैरिटी आएगी, अगर सब कुछ निकलने के बाद इस तरीके का फॉर्मेट बन जाता है तो हाँ, दिस इज अ होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, जो भी t के पावर में आएगा उतना डिग्री होगा, ऑफ डिग्री 2। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए x का पावर 2 था, y का पावर 2 था, x y का पावर मिलाकर 2 था, तो डिग्री 2 थी इसकी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि टी स्क्वायर बाहर निकला इसलिए इसकी डिग्री 2 है। सो आई होप बेटा आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा समझ में आया होगा कि होमोजेनस फंक्शन का मतलब क्या है। बहुत क्विकली हम अपने बोर्ड को क्लियर करते हैं और 3 से 4 हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसमें हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा फंक्शन होमोजेनस है या नहीं। आई होप उससे आपके लिए क्लैरिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो बेटा हमारे पास कुछ इजी से क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं और हमें इन सवालों में ये चेक करना है कि ये जो 4 फंक्शंस हैं इनमें कौन कौन सा फंक्शन होमोजेनस है, कौन कौन सा नहीं। इन केस अगर होमोजेनस होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, हमें ये भी बताना है। अब आप देख सकते हैं कि कई सारे सवाल डायरेक्टली देखकर कमेंट कर पाना मुश्किल होता है वेदर इट इज़ होमोजेनस और नॉट। कई बार बन जाता है बट कई बार डायरेक्टली देखकर कमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वैसी स्थिति में बेटा आपको मैंने अभी जो फंक्शनल एक रूल बताया है, रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि सर आप तो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई को कंप्यूट करो, जहाँ जहाँ पर x है आप टी एक्स रखो और जहाँ जहाँ पर y है आप टी वाई रखो, और आप देखो कि आपका जो रिलेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है। तो हमारे पास इस तरीके का रिलेशन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक रिलेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ज़रा सोच कर मुझे बताइए कि क्या इस पूरे में से मैं अगर यहाँ से मान लीजिए न्यूमरेटर में से t निकाल लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस वाई कॉस टी एक्स, और डिनोमिनेटर में से अगर मैं t कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा y साइन टी एक्स और प्लस x, ये मेरे पास आएगा। और ये t से t मैं कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मेरे ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ रहा है क्या, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दिस इज़ नॉट इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन। तो क्योंकि टी एक्स कॉमा टी वाई रखने पर मेरा ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं आ रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट अ होमोजेनस फंक्शन। ये एक होमोजेनस फंक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैंने टी एक्स कॉमा टी वाई से रिप्लेसमेंट किया तो ये जो ओरिजिनल फंक्शन था वही चेंज हो गया। कॉस का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर x है, यहाँ पर कॉस का आर्ग्यूमेंट टी एक्स है, ओरिजिनल सवाल ही बदल गया। इस वजह से दिस इज नॉट अ होमोजेनस फंक्शन, राइट, दिस इज नॉट अ होमोजेनस फंक्शन। बहुत ईजी है। सेकेंड हमारे पास लिखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई एल एन वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स एल एन एक्स बाय वाई। अगेन इसमें भी बेटा हम वही करेंगे कि आप कंप्यूट करेंगे टी एक्स कॉमा टी वाई पर क्या बिहेवियर है। तो मुझे आ जाएगा यहाँ पर टी एक्स बाई टी वाई एल एन टी वाई बाई टी एक्स प्लस टी वाई बाई टी एक्स एल एन टी एक्स बाई टी वाई, ये आ जाएगा मेरे पास। और जैसे ही ये आया मुझे दिखाई दे रहा है t से t कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ भी t से t जा रहा है, यहाँ भी t से t जा रहा है, यहाँ भी t से t जा रहा है। तो ओवरऑल जो रिलेशन है बेटा देख लो आप, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओवरऑल रिलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो ओरिजिनल मेरा सवाल था वही सवाल दोबारा लिखा हुआ है, x बाय वाई एल एन वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स एल एन एक्स बाई वाई, ओरिजिनल सवाल ही लिखा हुआ है। मतलब कि इसको रिप्लेस करने से मेरे पास t रेज टू द पावर 0 बाहर आता है। इसका मतलब है कि इसको रिप्लेस करने से मेरे पास t रेज टू द पावर 0 बाहर आता है। तो ये एक होमोजेनस फंक्शन तो है, ये एक होमोजेनस फंक्शन तो है जिसकी डिग्री क्या होगी,
इसकी डिग्री आ जाएगी बच्चों हमारे पास 0। क्यों इसकी डिग्री 0 है? क्योंकि t⁻0 आ रहा है बाहर। अगले सवाल में अगर हम देखें दोबारा, अगर हम वही प्रोसेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा √tx का होल स्क्वायर माइनस ty का होल स्क्वायर प्लस tx, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास सवाल। तो अगर ये चीज़ मेरे पास आ रही है तो यहाँ से मुझे बेटा दिखाई दे रहा है कि √t² मुझे बाहर मिल रहा है, और t² के बाद अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे मिल रहा है x² माइनस y², और साथ में ये tx वैसे का वैसा ही। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि t² का t बाहर आ जाएगा, तो t बाहर आ गया और अंदर बच गया √x² माइनस y² और प्लस x। सेम चीज़ बच रही है, सेम चीज़, वही फंक्शन दोबारा मिल रहा है। तो क्योंकि ये t बेटा मेरे पास t⁻1 बाहर आया है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक होमोजेनस इक्वेशन या एक होमोजेनस फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है बेटा, यहाँ पर इसका डिग्री आ जाएगा 1, इसका डिग्री आ जाएगा 1। और लास्टली अगर मैं चौथे वाले को देखूँ तो यहाँ पर भी मैं सेम अगर प्रोसेस करूँ कि tx प्लस ty cos ty अपॉन tx मैं अगर लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा t बाहर अंदर आ जाएगा x प्लस y, और ये t से t जाएगा तो cos y बाई x। आप यहाँ पर बेटा देख सकते हैं कि tx और ty डालने के बाद भी cos का आर्ग्यूमेंट बदल नहीं रहे। cos का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी y बाई x था, cos का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी y बाई x है। cos के आर्ग्यूमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया है। ओवरऑल देख सकते हैं आप फंक्शनल इक्वेशन वही लिखा है। ये जो फंक्शन बेटा लिखा हुआ है मेरे पास ये वही लिखा हुआ है, बाहर बस t⁻1 आ गया। तो बाहर t⁻1 आने के पीछे की वजह मुझे बताती है कि ये भी एक होमोजेनस फंक्शन होगा और इसका भी डिग्री क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन सा रिलेशन होमोजेनस रिलेशन होता है और क्यों होता है। अगर होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है, इससे हम ये भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमने होमोजेनस वाला पार्ट पढ़ लिया है, अब एक बहुत छोटा सा पार्ट है बाउंडेडनेस का, या बाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं, तो हम वो देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है ये बहुत ही इजी सा, मतलब हार्डली इसमें 2 से 4 मिनट हमको लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। बाउंडेड फंक्शंस। सवाल उठता है कि बाउंडेड फंक्शंस क्या होते हैं। तो बाउंडेड फंक्शंस बेटा वो फंक्शंस होते हैं जिनकी रेंज को आप बांध सकते हैं, या जो बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब 2 चीज़ों के बीच में बंधे हुए हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज के जो एंड पॉइंट्स हैं, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज के जो एंड पॉइंट्स हैं वो लिमिटेड हैं या बंधे हुए हैं कि नहीं 2 फाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में, वैसे फंक्शंस को हम बाउंडेड फंक्शंस कहते हैं। जैसे आपके पास देखिए डेफिनेशन लिखा है, फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ मॉड f(x) इज लेस देन इक्वल टू m वेयर m इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। बोलने का बच्चों जो भाव है मेरा वो ये है कि आपके पास कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, जैसे मैं आपके लिए देखिए अलग अलग रेंज लिख रहा हूँ, मैं आपके लिए अलग अलग रेंज लिख रहा हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका रेंज है -1 से 1, sin x cos x, इस तरीके के फंक्शंस, दे आर बाउंडेड फंक्शंस, है ना। मैंने जब, अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री देख भी सकते हैं, लेक्चर्स जो मैंने JEE 2024 की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। जब मैंने वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ पढ़ाया है sin x का, तो वहाँ पर भी मैंने ये बताया है कि ग्राफ ऑफ sin x या sin x जो फंक्शन है इट इज़ अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ के बीच में बंधा हुआ है। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन 2 पर्टिकुलर वैल्यूज़, ये मतलब है बाउंडेड फंक्शन का। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें रेंज इसका मिल रहा है, मान लीजिए -1 से 1, sin x बोलो cos x बोलो, तो ये बाउंडेड होगा क्योंकि ये 2 फाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में बंधा हुआ है। मान लो कोई बच्चा बोलता है कि सर -1 से 1 अगर ओपन होगा तब क्या होगा, अभी भी मैं बोलूँगा कि ये बाउंडेड है क्योंकि ये 2 फाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में। कोई स्टूडेंट हो सकता है जो मुझे बोले सर इस केस में क्या होगा, अभी भी ये बाउंडेड। कोई मुझे बोल सकता है सर इस केस में क्या होगा, अभी भी ये बाउंडेड। कोई मुझे बोल सकता है कि सर अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है रेंज में तब क्या होगा, अभी भी ये बाउंडेड है। अगर फाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में आपका रेंज है तो वो रेंज हमेशा ही बाउंडेड होगा। आपको ये माइंड में अपने बात एकदम बैठा कर रखनी है, क्लियरली रखनी है।
कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि सर अगर इस तरीके का है मान लो तो कि 3 से 7 और -5, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, भले इसमें बीच में एक एलिमेंट छूट रहा है लेकिन अभी भी बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ है। लेकिन द मोमेंट मैंने बोला कि यार -∞ से 5 है, ये इनफाइनाइट वाली चीज ही दिख गई ना आपको, ये इनफाइनाइट वाली चीज ही दिख गई, तो तुरंत आपका सवाल ये हो जाएगा अनबाउंडेड। इनफाइनाइट देखते ही अनबाउंडेड, क्योंकि इनफाइनाइट एक ऐसी चीज है जहां तक आप पहुंच नहीं सकते। तो जिधर आप पहुंच नहीं सकते आप उसको बांधोगे कैसे? अगर आपका फंक्शन एक इतना इनफाइनाइट फंक्शन है जो इनफाइनाइट वैल्यूज ले रहा है, तो इट इज नेवर अ बाउंडेड फंक्शन। क्यों? क्योंकि वो दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में बंधा हुआ नहीं है। The basic definition of a bounded function is that a bounded function must be restricted between two finite values. This is the basic meaning of a bounded function. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखेंगे तो आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू के बीच में अगर आपका फंक्शन बंधा हुआ है तो वैसे फंक्शन को आप कहेंगे बाउंडेड फंक्शन, अदरवाइज आपका फंक्शन हो जाएगा अनबाउंडेड। तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे रेंज -∞ से 5 मिल रही है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि यार इनफाइनाइट इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज अनबाउंडेड। मुझे इनफाइनाइट दिखा मेरे रेंज में, मतलब ये सवाल अनबाउंडेड का है। आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है। तो बेटा बाउंडेड फंक्शंस के लिए मैं आपके लिए दो बहुत इजी से क्वेश्चंस लिखता हूँ जो जनरली डोमेन रेंज के सवाल में भी कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है f(x) एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड बाय 2x अपॉन 1 + x²। मान लीजिए मेरे पास ये एक सवाल दिया हुआ है, f(x) एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड बाय 2x अपॉन 1 + x², और आपसे पूछा जा रहा है इज दिस फंक्शन बाउंडेड और नॉट, ये बाउंडेड है या नहीं है, ये सवाल है। दिस इज बाउंडेड और नॉट, मतलब आप बाउंडेडनेस चेक कैसे करोगे? आप बाउंडेडनेस चेक करोगे बाय यूजिंग द रेंज। बाउंडेडनेस चेक कैसे होगी? रेंज को देख कर होगी। आपको रेंज समझना जरूरी है कि रेंज अगर उसकी सही है, अगर उसकी रेंज फाइनाइट क्वांटिटीज में है तो बाउंडेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगर बेटा मैं 2x अपॉन 1 + x² की बात करूं तो इसको करने के मल्टीपल तरीके, 2x अपॉन 1 + x² को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ बच्चों यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आप ज़रा इसमें सोच के देखिए, अगर मैं x की जगह पे मान लो आपको बोलता हूँ कि यार tan थीटा रख दो, x की जगह पे मान लो बेटा मैं आपको बोलता हूँ tan थीटा रख लो। अब किसी बच्चे का सवाल आएगा कि सर आप tan थीटा क्यों रखें, आप tan थीटा क्यों रखें? तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप मुझे इसका डोमेन बताओ। आप अगर मुझे इसका डोमेन बोलोगे तो आप डोमेन बोलोगे कि सर इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। आपको जो रखना है आप वो रख सकते हो, हर जगह डिफाइंड है फंक्शन। तो अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है तो मैं x की जगह ऐसी कोई भी चीज़ रख सकता हूँ विच टेक्स ऑल रियल नंबर्स एज इट्स वैल्यू। अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, फिर बोलता हूँ, अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है तो मैं x की जगह पर ऐसी कोई भी चीज़ रख सकता हूँ जो हमेशा सारे के सारे रियल नंबर्स ले सकता हो। तो मैं x की जगह पर ज़रूर tan थीटा रख सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा का जो रेंज होता है वो -∞ से इन्फिनिटी होता है, मतलब tan थीटा हर वैल्यू ले सकता है। -∞ से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज tan थीटा ले सकता है। उसी लॉजिक से x भी सारी वैल्यूज ले सकता था, तो x को आप tan थीटा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको ये इंश्योर कर रहे हैं कि थीटा जो होगा वो π/2 ना हो, थीटा जो होगा वो π/2 ना हो, क्योंकि tan ऑफ π/2 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। π/2 आप बोल लो या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोल दो, एक ही बात है। जहाँ जहाँ पर cos 0 होगा, जहाँ जहाँ पर बेटा cos 0 होगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 भी आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे ही हमने इसको लिखा तो हमारे पास f जो फंक्शन था वो आ जाएगा क्या? आप देखिए ध्यान से, 2x अपॉन 1 + x² है तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और हमने कंपाउंड एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ पढ़ी है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा क्या होता है? ये होता है बेटा sin 2 थीटा, ये रिजल्ट होता है sin 2 थीटा का। मतलब ये जो मेरा फंक्शन लिखा हुआ है इट इज एज गुड एज sin 2 थीटा।
दिस फंक्शन इज एज गुड एज साइन 2 थीटा। तो अगर ये फंक्शन इज एज गुड एज साइन 2 थीटा तो जरा आप सोच के देखो कि साइन 2 थीटा का तो रेंज क्या होता है, -1 से 1। ओपन और क्लोज पे जरूर मैं चर्चा कर सकता हूँ कि कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, लेकिन आप ये बात तो श्योर होके बोल सकते हो कि यार साइन 2 थीटा तो -1 से 1 के बीच में ही होता है। मतलब कि अगर चाहे ओपन लगा हो चाहे क्लोज लगा हो, जो भी लगा हो, ये बाउंडेड तो 100% होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यूज के बीच में। चलो अगर हम ये भी देख लें कि ये कहाँ पर क्लोज आएगा कहाँ पर ओपन आएगा, तो देखिए आप सोच कर देखिए, आपको 2 थीटा की वैल्यू क्या चाहिए। अगर आप -1 रखना चाहते हैं, अगर आप -1 रखना बेटा चाहते हैं, तो हमें क्या पता है साइन की वैल्यू -1 कब आती है। अब अगर उसका ग्राफ देखेंगे, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो इसकी वैल्यू -1 आती है 3π/2 पे। इसकी वैल्यू -1 आती है 3π/2 पे। मतलब कि 2 थीटा की अगर वैल्यू 3π/2 हो गई तो मेरा काम चल जाएगा। 2 थीटा की वैल्यू 3π/2 हो सकती है क्या? हाँ, इसके लिए थीटा को 3π/4 होना पड़ेगा। थीटा 3π/4 हो सकता है। थीटा क्या नहीं हो सकता था? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता था, लेकिन 3π/4 तो हो सकता है। तो -1 पर तो क्लोज आ गया। और उसके बाद अगर मैं 1 पर बात करूं तो मुझे 2 थीटा क्या चाहिए। अगर मुझे 1 लेकर आना है तो 2 थीटा मुझे चाहिए क्या? π/2। अगर मुझे 1 लेकर आना है तो 2 थीटा मुझे चाहिए π/2। तो अगर 2 थीटा मुझे π/2 चाहिए तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास थीटा π/4 आ जाएगा। तो बिल्कुल थीटा को हम π/4 रख सकते हैं। आप थीटा को पी/2 नहीं रख सकते थे, लेकिन आप 2 थीटा को तो π/2 रख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो 1 पर भी क्लोज आ गया। तो ये हमारे पास इसका रेंज क्या आ गया? -1 क्लोज से 1 क्लोज, और डोमेन इसका है ऑल रियल नंबर्स, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? बाउंडेड। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं आपको देखो दोबारा इस चीज़ को समझा रहा हूँ। कई बार बेटा मैथ्स में ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी चीज़ से सब्सटीट्यूट करते हैं अपने क्वेश्चंस को आसान करने के लिए। कई बार ऐसा होगा कि हम किसी ना किसी चीज़ से सब्सटीट्यूट करते हैं ताकि हमारे लिए हमारा सवाल सरल हो जाए। तो सब्सटीट्यूट हमेशा आपको देख कर ये करना होता है कि जो आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो ओरिजिनल वाली चीज़ को सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। जैसे ओरिजिनल वाला जो ये x था जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो ओरिजिनल x कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता था? ओरिजिनल x -∞ से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यूज़ ले सकता था, क्योंकि डोमेन ऑल रियल नंबर्स था। तो ओरिजिनल x अगर -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी ले सकता था, तो मुझे x को ऐसा ही कुछ रखना पड़ेगा जो -∞ से इन्फिनिटी सब ले सकता हो। तो -∞ से इन्फिनिटी सब क्या ले सकता है? tan थीटा ले सकता है। तो इसका मतलब मैं ओरिजिनल x को tan थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि x भी सारी वैल्यूज ले सकता है रियल नंबर्स में, और tan थीटा भी सारी की सारी वैल्यूज ले सकता है रियल नंबर्स में। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ होगा। अपन एक सवाल और करते हैं, उसके बाद हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा मैं आपको एक सवाल और करा रहा हूँ सेम कंसेप्ट का, ताकि आप सब्स्टिट्यूशन सीखें। हमारे पास मान लीजिए fx दिया हुआ है। fx एक फंक्शन है जो हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज 1 - x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, 1 - x² अपॉन 1 + x², ये एक फंक्शन fx मेरे पास लिखा हुआ है। और मुझसे बेटा पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि क्या ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। इज दिस अ बाउंडेड फंक्शन और अनबाउंडेड फंक्शन? ये बाउंडेड है या नहीं है, ये सवाल है। तो ये वाली भी प्रोफाइल हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इसका डोमेन क्या है। आप मुझे सबसे पहले बेटा ये बताइए कि इसका डोमेन क्या है। तो मैं बोलूँगा इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि x हर जगह डिफाइंड है। आपको x को जो रखना हो आप वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, x हर जगह डिफाइंड है। तो अगर x हर जगह डिफाइंड है, अगर इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स है, मतलब कि मुझे x को किसी ऐसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो हर जगह डिफाइंड हो, या हर जगह डिफाइंड ना भी हो तो जो हर वैल्यूज़ ले रहा हो। जैसे बोलने का भाव ये है कि x यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ से इसे रिप्लेस करना है जो सब वैल्यूज़ ले रहा होगा। तो सारी की सारी वैल्यूज़ कौन लेता है? tan थीटा लेता है सारी वैल्यूज़, -∞ से इन्फिनिटी सब लेता है tan थीटा वैल्यूज़। अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँ तो जो फंक्शन f मेरे पास बनेगा, इट विल बी 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। और 1 - tan² अपॉन 1 + tan² क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। सोच के देखो, cos ऑफ 2 थीटा बेटा ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स फेज 1 हम पढ़ के आए हैं। ये cos 2 थीटा होता है 1 - tan² अपॉन 1 + tan²।
तो अगर ये cos 2 थीटा की वैल्यू है, इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा, तो आप जरा सोचें, आप जरा बच्चों ध्यान से सोचें और आप ये देखें कि यार cos 2 थीटा आ गया, तो cos 2 थीटा का तो रेंज -1 से 1 होता है, मतलब कि दिस फंक्शन एफ इज एज गुड एज cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का रेंज होता है -1 से 1, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, बाउंडेड तो है, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, बाउंडेड तो है। चलो मान लीजिए मुझे अगर इसका रेंज भी निकालना हो, तो यहाँ मुझे पता है कि थीटा जो है इट इज नॉट इक्वल टू π/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे cos 2 थीटा की वैल्यू -1 चाहिए, आप ग्राफ अगर बनाएंगे बेटा कॉस्ट का, तो कॉस के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि cos 2 थीटा की वैल्यू पाई पर -1 होती है, मतलब कि अगर 2 थीटा की वैल्यू पाई होगी तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। 2 थीटा की वैल्यू पाई पर अगर मैं बोलता हूँ -1 आएगा, तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, π/2 आ गया, ये तो प्रॉब्लम हो गया। कोई भी बच्चा बोलेगा यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, क्यों प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि थीटा तो π/2 हो ही नहीं सकता था। एक बार ऐसा करते हैं, अपन कोई और भी वैल्यू रख के देखते हैं, इसके आगे का भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो ये वाला था π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये 3π आएगा। अगर पाई पे -1 आ रहा है तो क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी 2π की होती है, तो 3π पे भी -1 आएगा। सोच के देखो, अगर मैं 2 थीटा को बेटा पाई के जगह 3π रखूं, अगर मैं 2 थीटा को पाई की जगह 3π रखूं, तो थीटा क्या आ जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। तो 3π/2 पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में प्रॉब्लम होता है, मुझे ये बात पता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में प्रॉब्लम होता है, तो 3π/2 में भी प्रॉब्लम आएगा। इसका मतलब मैं ये देख सकता हूँ कि यार अगर मैं यहाँ tan थीटा रख रहा हूँ और ये अगर फंक्शन cos 2 थीटा आ रहा है, तो ये बात 100% श्योर है कि यार ये -1 पर तो ओपन ब्रैकेट होगा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू -1 कभी भी नहीं हो सकती। और आप इसको ऐसे भी सोच के देख सकते हैं कि अगर ये -1 हो गया, सोच के देखो, अगर ये -1 हो गया तो -1 - x² विल बी इक्वल टू 1 - x², -x² से -x² कटेगा, 1 और -1 बराबर आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि -1 पे ओपन है। अब अगर हम बात करते हैं 1 की, तो हमें क्या पता है कि 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी। और अगर थीटा की वैल्यू 0 आएगी, तो क्या मैं थीटा की वैल्यू 0 रख सकता हूँ? कि हाँ, मैं थीटा की वैल्यू 0 रख सकता हूँ, मतलब -1 ओपन से ये 1 क्लोज्ड आ गया, तो ये भी बाउंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है, भले -1 इंक्लूडेड नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी भी ये बाउंडेड फंक्शन है। क्यों बाउंडेड फंक्शन है? क्योंकि इसका रेंज जो है, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, वो 2 फाइनाइट वैल्यूज के बीच में बंधे हुए हैं। तो हमें बेटा जब भी अब से बाउंडेडनेस पढ़ना है, बाउंडेडनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्या मेरा रेंज 2 फाइनाइट क्वांटिटीज के बीच में है या नहीं है। अगर है तो फंक्शन बाउंडेड है, अगर नहीं है तो फंक्शन अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड आप बहुत सीरियसली, बहुत ईजिली है ऐसे भी देख सकते हैं कि यार अगर मुझे इन्फिनिटी दिखा तो अनबाउंडेड है, दैट्स इट। तो बेटा अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लिखा हुआ है, इट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एन इक्वेशन नॉट सॉल्व फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है x और y में, ठीक है, जिसमें y क्या है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि आप y को x के टर्म्स में लिखते हैं, हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं, वी एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास रिलेशन एक दिया हुआ है x³ + y³ = 1, ये एक रिलेशन मुझे दिया हुआ है x³ + y³ = 1, या मान लो मुझे दिया हुआ है x² + xy + y² = 0। इस तरीके के जो रिलेशंस हैं, आप ये देख सकते हैं इन रिलेशंस में y को अलग से y = x के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है कि y x के टर्म्स में क्या है। एक रिलेशन बस दिया है x और y में, जिसमें आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। एक रिलेशन दिया x और y में, जिसको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए मैं आपको एक लिख के देता हूँ रिलेशन y = x² + x + 1, ये एक मान लो मैं आपको रिलेशन लिख के देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला y जो है वो क्लियरली x के टर्म्स में डिफाइंड है कि y एग्जैक्टली है क्या। लेकिन इन दोनों में ही y एग्जैक्टली नहीं डिफाइंड है, आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा।
तो एक्सप्लिसिट रिलेशंस क्या होते हैं, देखो, इफ y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x अलोन देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलने का मतलब है कि अगर y क्लियरली एक्सप्लिसिटली ये दे दिया गया है कि y x के टर्म्स में ये है, तब उस फंक्शन को आप एक्सप्लिसिट बोलेंगे। अदरवाइज जो फंक्शंस होंगे उन्हें आप बोलेंगे इम्प्लिसिट। बहुत सिंपल सी बात है, छोटे छोटे सवाल बनते हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा भी, बाउंडेडनेस का भी कराऊंगा, इसका भी सवाल कराऊंगा। इजी से बेटा क्वेश्चंस होते हैं, हमें सिर्फ ये देखना अगर y क्लियरली डिफाइंड है x के टर्म्स में तो हम उसे कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अगर वो एक रिलेशन के फॉर्म में मुझे दिया हुआ है, एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है जहां पर वो सॉल्व नहीं किया गया, तो वैसे फंक्शन को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। एक बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपना लेक्चर का टाइम बचे इसके लिए मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब कि ऐसे रिलेशंस या ऐसे फंक्शंस जिसमें कि x और y एक साथ लिखा हो, क्लियरली y को x के टर्म्स में ना एक्सप्रेस किया गया हो, वैसे फंक्शंस को बोलते हैं इम्प्लिसिट। और वो सारे रिलेशंस जिसमें y को क्लियरली x के टर्म्स में लिख दिया जाता है वैसे होते हैं एक्सप्लिसिट। तो देखिए ये जो पहला वाला है ये एक्सप्लिसिट है, देख सकते हैं आप, y को x के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये भी एक्सप्लिसिट है। ये इम्प्लिसिट है क्योंकि एक साथ लिखा हुआ है, ये एक्सप्लिसिट है। तो अगर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लिसिट, सी आंसर। मतलब एकदम ही बेकार सवाल, स्कूल लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का एकदम ही बेकार सवाल। यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट कौन है एक्सप्लिसिट कौन है, ये इम्प्लिसिट होगा, ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, ये एक्सप्लिसिटली भी लिखा हुआ है, ये भी एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, तो इम्प्लिसिट कौन सा है, ये वाला। एकदम इजी से क्वेश्चंस होते हैं बेटा, डिफिकल्टी है ही नहीं इसमें। कन्वर्ट इम्प्लिसिट फॉर्म इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब अगर ये इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा है, देखो एक्स वाई एक साथ है, देखो एक्स स्क्वायर और वाई एक साथ है, इम्प्लिसिट में लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में आपको बताना है, तो इसको अगर आप एक्सप्लिसिटली लिखोगे तो y विल बी 1/x, ये इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म है। यहाँ से y विल बी 1/x², ये इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ दीज इम्प्लिसिट फंक्शंस। आई होप आपको ये वाली चीज़ अब क्लियर होगी, इसमें मेरे हिसाब से तो और कोई भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए। एक हम बाउंडेडनेस का सवाल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना लेक्चर अपना आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें हमें बाउंडनेस बताना है इस फंक्शन का। बाउंडनेस बताना है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें रेंज बताना है। हमें रेंज कैलकुलेट करके ये देखना है कि क्या इसका जो रेंज है, क्या इसका रेंज फाइनाइट क्वांटिटीज़ के बीच में है या इनफाइनाइट क्वांटिटीज़ के बीच में, सिर्फ ये देखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखिए f(x) को आप कैसा लिख सकते हैं, अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, थोड़ा सा अगर मैं इसे रीअरेंज बेटा करने की कोशिश करूं तो मैं f(x) को लिख सकता हूं 1/x⁴ + 1/x², ऐसा भी लिख सकता हूं कि x² को मैं नीचे ले आऊं फॉर द टाइम बीइंग। और उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/x² + 1/x²। सोच के देखो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? अब जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा, ओरिजिनल ये है, मैं अभी ऐसा लिख रहा हूँ। ओरिजिनल में अगर आप देखेंगे तो आप x की वैल्यू 0 रख सकते हैं। इसका देखो, इसका जो डोमेन है, इसका बेटा जो डोमेन है, इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। आप इसमें जो चाहें वो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इसे इस फॉर्मेट में लिखा है, फिलहाल के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर मैंने इसे इस फॉर्मेट में लिखा है तो इस फॉर्मेट को देखकर ऐसा लगता है कि x 0 नहीं हो सकता। इस फॉर्मेट को देखकर ऐसा लगता है क्योंकि ये 1/0 का फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन आप ओरिजिनली ये मान के चलिए आप x को 0 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओरिजिनल सवाल में आप x को 0 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैं सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज से आपको सिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने लिखा 1/x² + 1/x², तो इससे हमें मिलेगा क्या? जब हमने बेटा 1/x² + 1/x² लिखा तो आप याद करिए कि t + 1/t जो होता है AMGM से t + 1/t हमेशा 2 या उससे बड़ा होता है इफ t इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इफ t इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी तो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 या उससे बड़ा होता है। ये 2 के बराबर तब होता है जब t की वैल्यू 1 होती है।
तब ये 2 के बराबर होता है, अदरवाइज ये हमेशा ही उससे बड़ा होता है। तो मैं ये बहुत सेफली इस बात को बोल सकता हूँ कि ये x² / 1 + x² है। x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1/x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हम फिलहाल के लिए ये बोल के चल रहे हैं इस फॉर्मेट के लिए कि x 0 नहीं होगा। ओरिजिनल में भले है, वो अपन देख लेंगे आखिरी में, लेकिन इस फॉर्मेट के लिए मैं फिलहाल बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू मान लो 0 नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये नीचे वाली चीज़ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आप सोच के देखो, ये पूरी की पूरी चीज़, ये जो पूरा मैंने 1 ये समथिंग लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी चीज़ 1 समथिंग जो मैंने पूरा लिखा है, ये पूरा मिनिमम कब होगा? ये पूरी की पूरी चीज़ मिनिमम होगी जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा। और नीचे वाला मैक्सिमम क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। नीचे वाला अगर मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है तो ये पूरी चीज़ क्या होगी? मिनिमम होगी। 1/∞ किसकी तरफ जाता है? 0 की तरफ जाता है। अच्छा, ये पूरी की पूरी चीज़ मैक्सिमम कब होगी? ये पूरी की पूरी चीज़ मैक्सिमम होगी जब नीचे वाला मिनिमम होगा। नीचे वाला मिनिमम कितना है? 2 है। तो अगर नीचे वाला मिनिमम 2 है तो 1/2 आ जाएगा ये। अब आप सोच कर देखिए कि क्या इसकी वैल्यू, ये अब ये आपने यहाँ से इस प्रोफाइल से आपने ये तो देख लिया कि 0 से हाफ आएगा। कहाँ पर ओपन, कहाँ पर क्लोज, अगर मैं उसकी बात करूं, आप मुझे बताओ ये fx कभी 0 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 पर तो क्लोज आएगा क्योंकि 0 आ सकता है। क्या ये कभी भी हाफ आ सकता है क्या? तो बिल्कुल आ सकता है। आप x की वैल्यू 1 रख दो, आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आंसर। तो इसका जो रेंज आ जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? 0 से हाफ। और अगर इसका रेंज मेरे पास 0 से हाफ आ गया तो दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। ये एक बाउंडेड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये 2 फाइनाइट क्वांटिटीज के बीच में बंधा हुआ है। सो आई होप बेटा अभी तक अपन ने जो पिछले आधे घंटे से जो हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी, जिसमें कि हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट देख लिया, होमोजेनस फंक्शन देख लिया, बाउंडेड फंक्शन देख लिया, उस पर सवाल बना लिए। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे पास जेईई एडवांस के पेपर में बेटा मोर देन 1 करेक्ट वाले सवाल होते हैं, जिसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन में ऐसे वाला सवाल आता है कि क्या ये बाउंडेड है, क्या इसका रेंज ऐसा है, क्या ये एक होमोजेनस फंक्शन है, क्या ये इम्प्लिसिट फॉर्म है या एक्सप्लिसिट फॉर्म है। इस तरीके के बहुत ईजी से वो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आता है। इसलिए ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा हमने भी ध्यान दिया है। अगर आप देखेंगे तो कई जगह, कई सारे इंस्टीट्यूट्स में या कई सारी जगह पे ये सारा जो तीनों टॉपिक है, जिसको हम पिछले आधे पौन घंटे से पढ़ रहे हैं, इस तीनों टॉपिक को मुश्किल से विदिन 5 to 7 मिनट्स ख़त्म कर दिया जाता है, कि उससे ज़्यादा का काम ही नहीं है। लेकिन समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही सवाल होते हैं जो आपके पेपर में मार्क्स कटाते हैं। कई बार जो सवाल आपको सरल दिख रहा होता है, आप उसको सरल ना माने, क्योंकि इजी क्वेश्चंस में ही मार्क्स कटते हैं बेटा। आपको इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास जो अगला हमारा पोर्शन है, दैट इज ऑड एंड इवन फंक्शन, जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट पोर्शन होगा। एंड आई होप कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत सारे सवाल बने हैं ओवर द ईयर्स और आगे भी बनते रहेंगे, इसलिए ऑड और इवन फंक्शंस को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ऑड और इवन फंक्शंस को डिफाइन करने का जो तरीका है वो लिखा है, फंक्शन fx डिफाइंड ऑन द सिमेट्रिक इंटरवल। सबसे पहली बात कि आपका जो फंक्शन होगा वो एक सिमेट्रिक इंटरवल में ही होना चाहिए। इट कैन बी -a ओपन से a ओपन या -a क्लोज से a क्लोज्ड। एक सिमेट्रिक इंटरवल में अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है, सिर्फ और सिर्फ तब ऑड या इवन की बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की बात कभी भी सिमेट्रिक इंटरवल के बाहर नहीं होगी। आपको इस बात को बिल्कुल गांठ बांध कर रखना है, ये बात बिल्कुल श्योर है। कभी भी अगर मान लीजिए मेरे पास सवाल आएगा कि बताइए ये फंक्शन ऑड है या ये फंक्शन इवन है, तो सबसे पहले आपको उसका इंटरवल चेक करना है। अगर फंक्शन का इंटरवल ही सिमेट्रिक नहीं आया तो इट विल बी नाइदर ऑड नॉर इवन। लिखा है देखो मैंने, अ फंक्शन में बी नाइदर ऑड नॉर इवन। ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन है जो ना ऑड है ना इवन है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो हम अगर सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि ऑड और इवन फंक्शन होता कैसे है, क्या इसका डेफिनेशन है, किस तरीके से हमने इसे डिफाइन किया है, तो मैं आपको बेटा ये समझाना चाहूँगा कि पहली बात तो हो गई कि इंटरवल सिमेट्रिक होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा इसमें बेटा पॉइंट है
जो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड इसमें पॉइंट है इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की सिंपल सी पहचान ये है कि आप अगर x को माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर देंगे तो फंक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। इवन फंक्शन की सिंपल सी पहचान है कि अगर आप x को माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर दें तो फंक्शन को बेटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आप इस बात को समझिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं f(x) की वैल्यू को cos x। आप चाहे cos x लिखो, आप चाहे cos ऑफ माइनस एक्स लिखो, फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं लिखता हूं x², आप चाहे x का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे आप माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, अगर फंक्शन में माइनस एक्स रखने पे पूरा का पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया, अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पर पूरा का पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया, फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन। एक फंक्शन को आप ऑड फंक्शन कब कहेंगे? जब x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो जाए। मतलब कि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ साइन x, तो आप जानते हैं अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स हो जाएगा, पूरा फंक्शन नेगेटिव हो गया, एफ एक्स का माइनस एफ एक्स हो गया। या आप मान के चलिए, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ सिग्नम एक्स, लेट अस से मैं लिखता हूँ सिग्नम एक्स, तो सिग्नम एक्स अगर मैं लिखूंगा इसका मतलब क्या है कि अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जो अगर पहले आंसर 1 आ रहा होगा तो अब -1 हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया। मान लीजिए मैं लिख देता हूं x का क्यूब, x में अगर आपने माइनस एक्स बेटा रिप्लेस किया तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके पास ऑड और इवन फंक्शन समझने का बहुत सिंपल सा यही तरीका है कि अगर x को मैं माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं और अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, इफ आई एम रिप्लेसिंग x विथ माइनस एक्स, और अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन हमेशा इवन है। और अगर माइनस एक्स रखने पे पूरा का पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन ऑड है। अब इसमें मैं आपको 1-2 पॉइंट और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ कि आप इसमें ये बात समझिए कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन आपके पास ऑड है, तो ऑड फंक्शन में f ऑफ 0 जो होता है बेटा वो 0 होता है। ऑड फंक्शन के लिए f ऑफ 0 जो होता है वो 0 होता है। किसी बच्चे का सवाल उठेगा, सर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बेटा ये बोलूँगा कि आप ये समझ के देखो कि अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो पूरा का पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया। लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है, मान लीजिए मैं अगर आपको बोलता हूँ x की वैल्यू 0 है, अगर वो फंक्शन 0 पर डिफाइंड है, तो अगर वो फंक्शन 0 पर डिफाइंड है, x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ f ऑफ 0, मतलब कि ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा मेरे पास। बहुत सिंपल सी बात। आप साइन x में भी देख लीजिए साइन ऑफ 0 0 होता है, सिग्नम x भी देख लीजिए 0 पे 0 होता है, x क्यूब भी देख लीजिए 0 पे 0 होता है। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो मुझे आपको बतानी है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमारा जो इवन फंक्शन होता है बच्चों, इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे, एक इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। एक इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और जो एक ऑड फंक्शन का बेटा ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखो ये वाले पोर्शन में अभी जो मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं पहले वो बता दे रहा हूँ। इस पर डिटेल्ड चर्चा, इसमें डिटेल में चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। इसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा होगी हमारे अगले लेक्चर में। आज इसका मैं बेसिक बस आपको बता रहा हूँ कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन होता क्या। जैसे आप देखिए cos x का अगर आप ग्राफ देखेंगे, cos x का ग्राफ, तो ये cos x का ग्राफ है। देखो ये इस तरीके का cos x का ग्राफ है। आप देख सकते हैं y एक्सिस के इधर जैसा ग्राफ है, y एक्सिस के इधर भी वैसा ही ग्राफ है।
इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ आप देख सकते हैं, जैसा इधर है वैसा ही उधर, हूबहू वैसा ही। और अगर हम बात करें हमारे ऑड फंक्शन की, तो ऑड फंक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन के लिए बेटा हम बोलेंगे दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, साइन एक्स का ग्राफ, तो ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है, ओरिजिन से इधर पर जैसा ग्राफ दिख रहा है ओरिजिन के वैसे इधर भी वैसे दिख रहा है, ओरिजिन से सिमेट्रिक है। अगर यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे है, अगर यहाँ पर इधर पीक है तो यहाँ पर इधर पीक है, अगर यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो है, अगर यहाँ पे नीचे पीक है तो यहाँ पर ऊपर पीक है। इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ऑड फंक्शन। या अगर आप मान लीजिए y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ये देखो ये ऐसा ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अगेन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अगर इधर पूरी कहानी पहले क्वाड्रेंट में तो इधर की पूरी कहानी तीसरे क्वाड्रेंट में, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है ना? तो आई होप बेटा आपको ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। इसमें बहुत डिटेल में आएंगी चर्चा, इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में देखेंगे। देखिए अगर आप सिग्नम एक्स का ग्राफ देखें तो सिग्नम एक्स हमेशा जिस तरीके से इधर पे आपके पास दिखता है कि यार सिग्नम ऑफ 0 0 होता है, और उसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो 0 से बड़ी क्वांटिटीज़ के लिए भी वो 0 ही रहता है यहाँ पर, और उसके बाद आप इधर देखोगे तो यहाँ पर ये 1 पे ओपन हो जाता है, 1 से लेकर इस तरीके से रहता है, फिर यहाँ ओपन हो जाता है, फिर इधर से ऐसा रहता है, फिर यहाँ ओपन हो जाता है, फिर इधर नीचे देखोगे तो ये ऐसा रहता है, इधर ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पर से इधर ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं ओरिजिन से सिमेट्रिक है। ऑड फंक्शन हमेशा एक जो होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और इवन फंक्शन जो होता है वो हमेशा ही आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये हमारा एक पॉइंट है जो समझने का है। अब इसमें आपको एक बात ये भी समझनी है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक फंक्शन ना ऑड हो ना इवन हो। इट इज पॉसिबल दैट अ फंक्शन इज नाइदर ऑड नॉर इवन। जैसे मान लो बेटा मैं आपके लिए लिख दूं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मान लो पहले तो मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, या ऐसा लिख लो, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखो। अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखते हो, y भी मत लिखो, आप f ऑफ x लिखो, तो f ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या आएगा? f ऑफ माइनस एक्स आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। f ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि x का या माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो बदलेगा नहीं। तो ये दोनों फंक्शन एंटायरली अलग हैं, दे आर डिफरेंट फंक्शंस, एंटायरली अलग है। तो क्योंकि ये दोनों ही फंक्शंस एंटायरली ही अलग हैं, इस वजह से ये नाइदर ऑड है नॉर इवन है। आप अगर इसका रेंज भी निकाल के देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, तो इसका रेंज फाइनाइट मतलब ये सिमेट्रिक इंटरवल में नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो मैं आपको बेटा बोलता हूँ एक फंक्शन, लेटस से मैं आपको बोलता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, मान लो मैं ये लिखता हूँ, तो जब आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स लिखोगे तो आपको दिख रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया? माइनस एफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया बेटा? माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये होता है कंसेप्ट ऑड फंक्शन का, कि अगर माइनस रखने पे पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो जाए देन इट इज एन ऑड फंक्शन। और इसको भी आप देख सकते हैं एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये इसका कंसेप्ट है। यही अगर मैं इवन फंक्शन की बात कर रहा होता तो मैं इवन फंक्शन मान लो लिख लूँ कि यार एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स लिख लो, चलो ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। तो एफ ऑफ अगर आप माइनस एक्स भी निकालोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स ही तो रहेगा, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। तो आप चाहे एफ एक्स लिखो, आप चाहे एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी ये दोनों क्या है? इवन है, इवन फंक्शन है। और क्या यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 मतलब 0 होती है क्या? तो यहाँ पर अगर आप एफ ऑफ 0 देखोगे तो वो तो 1 हो गया, अलग अलग होगा हर केस में। तो आपको एक बात समझ के चलनी है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो आप 0 बोलते हो ये सिर्फ और सिर्फ ऑड फंक्शंस में बोलोगे, इवन फंक्शंस में आप इसकी बात नहीं करेंगे। और रही बात हमारा ऑड और इवन फंक्शंस की, तो इस पे चर्चा अगले लेक्चर में भी होने वाली है। और आपको ये भी मैं बता दिया हूँ कि कई सारे फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कि ना ऑड होते हैं ना इवन होते हैं।
अभी अगला बेटा हमारा जो पूरा लेक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑड और इवन फंक्शंस पे ही बात करेगा, नेक्स्ट कंप्लीट लेक्चर। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अगले लेक्चर में सारी की सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। सो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। आज हमने 4 अलग अलग तरीके की चीज़ें करी हैं। ज़रूर आप इसको रिवाइज़ करिए, अपने होमवर्क्स की प्रैक्टिस करिए और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।